और त्रिपुण जो है मेरे पार्टी के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, मेरी आइडियोलॉजी है, ह्यूमैनिटी, जस्टिस एंड सर्विस, मानवता, न्याय और सेवा। मैम सभी लोग, आप लोग भी आए। सबसे पहले तो जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं उन सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आप जो मेरे पत्रकार मित्रगण यहाँ पे इतनी भारी तादाद में उपस्थित हुए हैं, आप सब लोगों का शुक्रिया। मैंने जो राजनीति के एक अपना निर्णय यहाँ पे आप लोगों के साथ साझा किया है, मेरे पार्टी का नाम जो होगा, जो एक मैंने राजनीतिक पार्टी, हमने जो एक राजनीतिक पार्टी गठन की उसका नाम हिंद सेना है। अब ये पार्टी का नाम हिंद सेना ही क्यों है? मेरा जो सेवा काल रहा है, सेवा काल की शुरुआत भी जय हिंद से होती थी, और जब मैंने रिसिग्नेशन दिया और अंतिम मैंने रिसिग्नेशन एक्सेप्टेंस के बाद लोगों में जाने के लिए मैं निकला हूँ, तब भी मेरा जो अंतिम सेवा के लिए एक संदेश था वो जय हिंद का ही था। तो जय हिंद में मुझे हिंद जो वर्ड है, जो शब्द है, वो मेरे खून के हर कतरे में भिना हुआ है, उसमें मिला हुआ है। हिंद मीन्स भारत। ये जो हिंद है ये मुझे पहले भी सर्वोपरि था, आज भी मुझे सर्वोपरि है, और आने वाले भविष्य में हिंद मुझे सर्वोपरि रहेगा। दूसरा जो वर्ड है सेना, जो सेना ये शब्द है, इस पार्टी के माध्यम से मैं उन जवानों की तलाशों में हूँ, जो सेना के जवान जो इस पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे, वो बिहार के हक के लिए लड़ेंगे, वो लड़ाकू होंगे। एक जवान की जो क्वालिटी होती है, जैसा पुलिस का जो जवान होता है वो क्राइम के खिलाफ लड़ता है, सेना का जो जवान होता है वो अपने बॉर्डर के लिए लड़ता है, देश की सुरक्षा के लिए लड़ता है। उसी तरह हिंद सेना का जो जवान है, जो कार्यकर्ता है, वो बिहार के हक के लिए लड़ेगा। तो जो रन फॉर सेल्फ मैंने शुरू किया था, और रन फॉर सेल्फ के दौरान मैं युवाओं से मिला। हालांकि रन फॉर सेल्फ में एक मेरा और एक मोटिव था, अवेयरनेस कितने मात्रा तक नीचे पहुंची हुई है, और दूसरी बात थी कि लोगों के मन में क्या है, विशेषकर युवाओं के मन में क्या है, युवा क्या सोच रहे हैं, वो मुझे जानना था। तो विगत एक माह के अंदर जो पुलिस के 12 रेंज है उसमें से एक बेतिया रेंज छोड़ के, यानी बेतिया, मोतिहारी और बगा जो आता है, वो 3 जिला छोड़ के ऑलमोस्ट सारे जिलों को मैंने टच किया। वहाँ के दूरदराज क्षेत्र में, गाँव में मैं गया, वहाँ के युवाओं से बात की, वहाँ के महिलाओं से बात की, वहाँ से जो बुजुर्ग है उनसे बात की। तो मुझे जब सबसे बात करने के बाद 2 बातें जो है वो प्रमुखता से सामने दिखाई दी। सबसे पहली बात, 75 साल के आज़ादी के बाद भी, 75 साल के आज़ादी के बाद भी बिहार के जो दूर दराज के क्षेत्र है, कई गांव है, उन तक जो बुनियादी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची है। रोजगार, पलायन, ये और त्रिपुण जो है मेरे पार्टी के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, मेरी आइडियोलॉजी है, ह्यूमैनिटी, जस्टिस एंड सर्विस। तो जब मैं जमुई क्षेत्र में गया, सिकंदरा प्रखंड में, सिकंदरा प्रखंड में अभी गर्मी शुरू हुई, आप अभी देखिएगा आने वाले 3-4 महीने में वहाँ के लोग जो है गांव के, वो अपने पशुओं को, मवेशी को लेके खगड़िया और सहरसा के दियारा में जाते हैं, पूरा अपना वही निकालते हैं ताकि उनको वहाँ पे पानी मिल सके और जिंदा रह सके पशु।
उसी तरह रोहतास जो पहाड़ी है उसके आसपास के 30-40 गांव है ताराडी पंचायत के, वहां के जो लोग हैं वो भी अपने पशुओं को लेकर 4-5 महीने के लिए, जिसको डीला कहते हैं, सोन डीला के अंदर ले जाते हैं, वहां रहते हैं। आप यकीन कर सकते हैं, हम तो शादियां मनाते हैं, ये जो अभी आएगा शादियों का मुहूर्त आएगा, फेस्टिवल का भी सीजन है, लेकिन उनके लिए ये नहीं होता है। इस मुहूर्त में वो सिर्फ अपने जो पानी की समस्या है उससे जूझते हुए रहते हैं, और जो शादी वादी की जो उनकी चीज होती है बाद में होती है, ये पानी की बात है। उसी तरह हम बहुत सारे गांव में लोगों को पक्के छत नहीं पहुंचा पाए हैं, और बहुत सारे गांवों में लोग इतने समर्थ भी नहीं है जो अपने चॉइस से कपड़े पहन सके, खरीद सके, और अपने दो वक्त की रोटी अपने बेटा बेटी इनको खिला सके। तो 75 साल के आजादी के बाद ये वहां की भयावह स्थिति है। और जो दूसरी बात थी जो मैं युवाओं में देखना चाहता था, उनसे मैंने वार्तालाप किया, संवाद किया। जब भी आप दूर दराज के क्षेत्र में, आपको भी अपील करता हूं, आप कहीं पे जाइए और सिर्फ उन लोगों तक कैमरा लेके जाइए और उनसे बात कीजिए, वो आपके सामने समस्याओं का अंबार लगा देंगे, एक फेरिस्त आपके सामने रख देंगे उनकी समस्याओं की। तो जब वो आपके सामने समस्याओं की फेरिस्त रखते थे, मेरे सामने जब रखते थे, युवाओं में एक था कि उनके नजरों में मुझे एक बदलाव की आस भी दिखती थी। हर युवा जो है वो बदलाव चाहता है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमेशा शो करती कि कुछ होप्स उनमें है कि बदलाव आए, लेकिन बदलाव लाएगा कौन? विगत 75 साल के इतिहास के बावजूद उनकी स्थिति वहीं की वही है। तो उनकी एक होप मुझे दिखी कि आप बदलाव लाइए। तो बदलाव मेरे सामने ये था कि लाया कैसे जाए। एक मेरे सामने एक प्रयोजन था कि मैं समाज सेवा के माध्यम से इनमें बदलाव की कोशिश करूं। लेकिन सारा एनालिसिस करने के बाद मैंने ये पाया कि लोकतंत्र ने, जो एक खूबसूरत हथियार है, लोकतंत्र ने वो व्यवस्था बना के रखी कि जो मूलभूत सुविधाएं है, जो उनकी समस्या है, उनसे निजात पा सके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। उन लोगों को अपना जनप्रतिनिधि नियुक्त करने का, चुनाव के बदौलत उनको नियुक्त करने का उनको अधिकार दिया है। तो जब मैंने ये पाया कि इनमें जो बदलाव ला सकता है एक लोकतंत्र के माध्यम से, इन्हीं में से युवाओं को बिहार की दशा और दिशा सुधारने के लिए नेतृत्व के तौर पे, जनप्रतिनिधियों के तौर पे क्यों न लाया जाए, तब मैंने निर्णय लिया कि इन युवाओं के लिए हम एक माध्यम बन सकते हैं, एक राजनीतिक विकल्प के तौर पे माध्यम बन सकते हैं। जब मैंने ये सोचा और अमल लाने की कोशिश की, तो मेरे सामने बहुत सारे राजनीतिक दल के विकल्प थे। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया, किसी ने राज्यसभा का ऑफर किया, किसी ने आने वाले समय में मंत्री बनाएंगे इस तरह से बातें की। आप ही लोगों ने चलाया था, किसी ने इस तरह से अप्रोच किया, नाम नहीं लूंगा, कि आपको सीएम का फेस वहां पे हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो भाई ये एमएलए बनना, एमपी बनना, मंत्री बनना, ये तो मेरा स्वार्थ नहीं है। जो मैंने पुलिसिंग में सेवा दी वो निस्वार्थ होकर दी है। तो मुझे जो चाहिए था, ये युवाओं की दशा और दिशा सुधारने वाला एक जनरेशन यहाँ पे चाहिए था। तो मैंने सोचा और अमल में लाया, क्यों ना हम युवाओं की एक पार्टी बनाए जिसमें जो जुझारू युवा है उनको हम एक चांस दे सके। अब जब पार्टी का डिसाइड हुआ
तो अब इसका किस विचारधारा के साथ चलेगी, एक समस्या थी। तो बाकी पार्टियों की विचारधारा तो सब लोगों को पता है। तो मेरी जो विचारधारा थी वो पुलिसिंग में मैंने जो सीखा, सेवा देते वक्त मैंने जो समझा, लोगों के बीच जाके जो मैंने महसूस किया, उसी के बेसिस पे मेरी विचारधारा थी। मुझे इससे पहले बहुत लोगों ने सवाल पूछा था, ये जो ऊपर सिंबल है त्रिपुंड वाला, कोई बोला कि शिव जी का त्रिपुंड है, और शायद तो मेरे माथे में भी जब बात करता हूँ तो ऐसा त्रिपुंड दिखता है। तो ये आपका शिव जी का त्रिपुंड है। बहुत लोगों ने अपने कयास लगाया, नहीं, उसके पीछे जो है आप बैकड्रॉप में देखिए, बैकड्रॉप में खाकी का कलर है। खाकी मीन्स यूनिफॉर्मिटी। और त्रिपुंड जो है मेरे पार्टी के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, मेरी आइडियोलॉजी है, ह्यूमैनिटी, जस्टिस एंड सर्विस, मानवता, न्याय और सेवा। अब मैं मानवता से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं? सिंपल है मेरा, मानवता यानी संवेदनशीलता। तो जो मुझे कमी पाई गई जब मैं घूम रहा था, तो संवेदनशीलता की बहुत कमी पाई मैंने। लोग मानवता के तौर पे किसी को यहाँ पे मान नहीं रहे थे। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि मैं संवेदनशीलता किस बात में खोज रहा हूँ, किस तरह से मेरी पार्टी की संवेदनशीलता होगी। मैं अररिया में एसपी था, एक महिला आती है, दरवाजे पे खड़ी होती है, उतने में मेरा जो बाहर का गार्ड होता है, दरवाजे वाला, वो अंदर आता है, हंसते हुए आता है, बोलता है सर, क्योंकि जनरली मेरे एसपी पीरियड में आपने देखा कि दरवाजे को गेट नहीं लगता था, पूरा खुला रहता था, ट्रांसफर। तो हंस के बोला कि सर ये महिला आई हुई है, बौसी थाना की है, और बोलती कि इसका बकरी चोरी हो गया है। तो जब वो हंसा तो मुझे लगा कि ये जिस सेवा के लिए संवेदनशीलता के तौर पे इसको देखना चाहिए था, उस समस्या को नहीं देख रहा है। मैंने तुरंत उस सिपाही को वहां पे निलंबित किया, वो महिलाओं को बुलाया, और वो महिला की जो समस्या है बकरी चोरी की, उसका पति बाहर रिक्शा चलाता है दिल्ली में, बौसी थाना का मामला। तो मैंने अपने आप को उसकी जगह देखा, उसका पति बाहर है, उसके लिए उपजीविका साधन यहाँ बकरी है। अगर मेरी बकरी उस महिला की जगह चोरी होती थी और मैं उस जगह रहता था तो मुझ पे क्या बीतती थी। तो मुझे लगा कि नहीं, ये भयंकर गंभीर समस्या है। मैंने बौसी थाना प्रभारी को फोन किया और बोला कि शाम तक ये बकरी रिकवर होनी चाहिए, और शाम तक वो बकरी रिकवर हुई। तो ये जो संवेदनशीलता है, मैं कोई भी आपके पास पीड़ा लेके आता है, दर्द लेके आता है, आपका दुख बताने आता है, तो इस पार्टी का जो भी सदस्य होगा वो अपने आप को उसकी जगह रख के सोचेगा कि ये जो दर्द है, दुख है, इसके प्रति उसकी क्या संवेदनशीलता होनी चाहिए। दूसरा जो मेरा फाउंडिंग प्रिंसिपल है वो है न्याय का, वो है अभी सामाजिक न्याय। अब मैं यहाँ सर्विस में आने के बाद विगत 18 साल में, और उससे पहले भी जब मैं लिटरेचर पढ़ रहा था बिहार के संबंध में, सामाजिक न्याय की बात होती थी कि हम सामाजिक न्याय के लिए राजनीति करते हैं, सामाजिक न्याय के तौर पे हम ये करते हैं। तो सामाजिक न्याय है क्या यहाँ पे? मैंने फिर समझने की कोशिश की, सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय यहाँ पे जात 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 जात, सामाजिक न्याय यानी जात, अगला पिछड़ा, अगला में भी भूमिहार का नेता, राजपूत का नेता, वैश्य का नेता, पिछड़ा में यादव का नेता, फिर पिछड़ा में अति पिछड़ा, उसमें कुर्मी का नेता, कुशवाहा का नेता, दलित में भी पासवान का नेता, फिर महादलित, महादलित में भी मुशर का नेता और मल्ला का नेता, जात के बेसिस पे नेते। ठीक है, मेरा एक सामाजिक न्याय, ठीक है, आप जात के नेते। एक सिंपल, मैं हर जहां पे क्षेत्र में गया गांव में, मैंने एक सवाल किया वहां के लोगों से कि आपके क्षेत्र में विगत 5 साल में आपने विधायक को कितने बार देखा है? आप 99% जो दूर दराज के क्षेत्र है उनका कहना था कि हमने 5 साल में एक बार भी विधायक को देखा नहीं। जो 1% था वो था इलेक्शन का समय, जो हेलीपैड लैंडिंग होता था, प्रचार के लिए आते थे, अपनी जात की अस्मिता को जागते थे कि वही जात के ठेकेदार है, और उसके बाद इलेक्शन होने के बाद पुनः हेलीकॉप्टर लैंडिंग के साथ
दूसरी जगह। तो सामाजिक न्याय भाई ये कैसे होगा? मैं एक सिंपल बात बता दूं, मैंने पुलिसिंग में देखा है, आप सब लोग को पता है, बिहार में हत्याएं 2700 से 3000 तक, 2700 to 3000, 3000 तक हत्याएं साल में होती है। उसमें से अप्रोक्सीमेटली जो डाटा है वो शो करता है कि 57% हत्याएं, 57% हत्याएं वो लैंड डिस्प्यूट में होती है। तो लैंड डिस्प्यूट में जो हत्याएं होती है तो वो होती है करीबन 1500-1600 साल में, यानी महीने में कितना? महीनों में 120। महीने में 120 मीन्स पर डे कितना? 4, यानी प्रति 6 घंटा के बाद एक हत्या। तो हत्या क्या, लैंड डिस्प्यूट में इतनी हत्या क्यों होती है? लैंड रिफॉर्म करने वाला सबसे पहला स्टेट जो था 1950 में बिहार ही था। तो भाई लैंड रिफॉर्म यहाँ पे कानून बनाने वाला स्टेट है, तो हत्या क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि ये जो लोग आम आदमी है वो न्याय उनको कहाँ मिलेगा ये सोचता है। जो मेरा दूसरा जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है न्याय, तो जो कमजोर होता है उनको लगता है कि मुझे व्यवस्था से न्याय नहीं मिलेगा, सिस्टम से मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तो हथियार अपना उठा लेता है और अपना अपराध कर बैठता है। ये कम है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपने आप को समझते हैं कि न्याय मेरे जेब में है, कानून मेरे जेब में है, मैं हथियार उठाऊंगा, किसी को ठोक दूंगा, मार दूंगा तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन के अंदर जाऊंगा, बाहर में और रहूंगा और दबंगाई से रहूंगा। तो भाई इसे न्याय क्या अपेक्षा करते हो आप? तो मेरे जो पार्टी का न्याय का कंसेप्ट है वो ये है कि जो कमजोर है उसको महसूस होना चाहिए कि हमारे साथ न्याय होगा, व्यवस्था हमारे साथ न्याय करेगी। और जो दबंग है, जिनको लगता है कि न्याय उनके जेब में है, और मैंने पुलिसिंग में किया है ये, मैंने किसी का नहीं सुना है। जब सच की बात आती है, सत्य की बात आती है, तो मैं स्ट्रांगली स्टैंड लिया है वहां पे, और सब लोगों ने देखा है ना। किसी व्यवस्था में ऊपर से फोन आने वाला का सुना है ना कुछ किया है। जो मुझे लगा है कि न्याय के लिए जरूरी तो वो किया है। जो दबंग है, जो न्याय उनको लगता है कि उनकी जेब में है, उनको भी सबक सिखाने का ताकत इस पार्टी के माध्यम से हम रखने वाले हैं। और तीसरा है सेवा। तो मेरे जो बैच में पहले था इंडियन पुलिस सर्विस, तो मैंने सबसे पहले बोला था कि मेरे लिए सेवा ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और निस्वार्थ सेवा। मैंने कभी अपने आप को एएसपी नहीं समझा, ना एसपी समझा, डीआईजी समझा, आईजी समझा। मैंने अपने आप को सेवक समझा है। इसीलिए खुल के लोग आते थे, खुल से अपनी समस्याएं बता देते। तो जो एक निस्वार्थ सेवा भाव की जो भावना है, जो संवेदनशीलता की भावना है, वो मुझे सेवा के अंतर्गत अपेक्षित है। आप तो लोकतंत्र ने खूबसूरत ये किया है कि भाई जन सेवा के लिए आपको जनप्रतिनिधि चुनाव नियुक्त करने पड़ेंगे, चयनित करने पड़ेंगे। चयनित करने के बाद आप क्या करते हो? 3 सेशंस होते हैं। अरे आप उस क्षेत्र की समस्या तो रोको। यहाँ तो कोई जनप्रतिनिधि बन जाता है तो अपने आप को एकदम समझता है कि हम राजा के तौर पे बन गए, और ये इनको 5 साल के बाद हम बात करेंगे लोगों से, तो वो नहीं चलेगा। अगर जनप्रतिनिधि यहाँ पे आता है तो उसको सेवा भाव से आना पड़ेगा, निस्सीम सेवा भाव से आना पड़ेगा, निस्वार्थ सेवा भाव से आना पड़ेगा। और इस पार्टी में जो भी जुड़ना चाहता है, भी जो भी जुड़ेंगे, उनको ये 3 प्रिंसिपल पे खरा उतरना पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा: मानवता, न्याय और सेवा। अब आप बोल रहे होंगे कि भाई यहाँ पे इतनी सारी समस्या है, तो आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो, और आपने पॉलिटिकल पार्टी का ही रास्ता क्यों चुना है? मैं सिंपल एक एग्जांपल कोट करता हूँ, मैं कंक्लूड करता हूँ, फिर आप लोगों के सवाल लूंगा। अब सब बोलते कि यहाँ पलायन की समस्या है, रोजगार की समस्या है, आप लोग रिकवर करते हैं, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। मैं इसमें बोलूंगा नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का देखिए, इंडस्ट्री के लिए लैंड चाहिए, फाइनेंस चाहिए, यानी कैपिटल चाहिए, स्किल लेबर चाहिए। उसके लिए सरकार ने बियाडा भी बनाया है,
इंटर सबवेंशन स्कीम थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अंतर्गत भी बहुत सारे प्लान का बोला गया है। तो सच्चाई आप लोग सब जानते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैं ये नहीं बोलने जा रहा हूँ कि कोई बड़ा प्लांट यहाँ पे आए, उसके लिए इनिशिएटिव हो, लेकिन जो आपके पास है पहले उसके प्रति तो आप संवेदनशीलता दिखाइए। मैं भागलपुर में गया था। भागलपुर में बुनकर है, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है भागलपुर। हमारा एक पारंपरिक और सामर्थ्यशाली इतिहास है सिल्क इंडस्ट्री के साथ में। तो वहां बुनकर के पास लैंड की बात आती है, तो उनको लैंड की जरूरत नहीं है। उन्होंने जब हैंडलूम से पावरलूम पे किया तो उन्होंने पावरलूम अपने घर में लगाया, अपनी बेड की जगह, अपनी किचन की जगह लगाए उन्होंने पावरलूम। फाइनेंस उन्होंने अपने गुट बना के उन्होंने फाइनेंस अवेलेबल किया अपने बैंक से। और स्किल्ड लेबर, वो स्किल तो है उनके पास, सालों साल से वो स्किल्ड है उनके पास। तो आपके पास स्किल्ड लेबर है वहां पे, आपको वहां लैंड देनी नहीं है, वहां पे फाइनेंस उन्होंने खुद खड़ा कर रखा है। उस इंडस्ट्री पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज पकड़ के 1.5 से 2 लाख डिपेंडेंट है भागलपुर में। तो आपने उसके प्रति क्या किया है, क्या संवेदनशीलता है आपकी? आप जरा पूछिए। पावरलूम बंद है और उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 4 लाख 5 लाख ऐसे आ रहा है। रॉ मटेरियल के बारे में कोई पॉलिसी नहीं है, स्टोरेज के बारे में कोई पॉलिसी नहीं है। अरे भाई उसको रिवाइव तो कीजिए आप। बाकी इंडस्ट्री तो लगाएंगे, लेकिन जो आपके पास है जिसमें आप रोजगार जनरेट कर सकते हो, जिसके माध्यम से आप वहां के स्किल लेबर का पलायन रोक सकते हो, वो तो चीजें अपने पास जो है वो तो कीजिए। तो बस मेरा यही सब कुछ कहना था। आज पार्टी का अनाउंसमेंट किया है। मेरा क्षेत्र में घूमना अभी खुले तौर पे रहेगा। एक पार्टी का राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है, पार्टी का गठन कल ही हुआ है, 7 अप्रैल 2025 में पार्टी का गठन हुआ है। सर्वसम्मति से वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे मैं हूँ, शिवदीप वामनराव लांडे है। अब मेरा जो घूमने का सिलसिला है बिहार में जारी रहेगा। संगठनात्मक तौर पे लोगों को मुझे चूज करना है, उनको जानना है, पहचानना है, कौन जो एक मोटिव है, जो फिलॉसफी है, जो आइडियोलॉजी पार्टी को आगे बढ़ा सकता है और आगे बढ़ना है। तो आप लोगों के कुछ सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। प्रशांत किशोर सिंह ऐसे आपको अलग बात है, क्योंकि वो भी तो वही चीज कह रहे हैं जो आप बता रहे हैं। नहीं, एक्चुअली देखिए, सभी का स्वागत है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हर एक को अपनी विचारधारा रखने की बात है, विचारधारा को बढ़ाने की बात है, या अपना संगठन बनाने की बात है, अपनी पार्टी बनाने की, सबको स्वतंत्रता है और अच्छी बात है। आप उन्हीं का नाम क्यों ले रहे हो? मैं तो चाहता हूँ और लोग आए। आप पत्रकार लोग हैं, आपकी भी एक पार्टी बने, आइए। आप तो सबसे क्लोजली देखते हैं, उसका भी स्वागत है। एक प्लेटफॉर्म पर भी तो आप लोग आ सकते थे। जब एक ही मोटो है, जब एक ही लक्ष्य है, तो एक प्लेटफॉर्म पर भी आ सकते। नहीं, ये आपका नजरिया है, एक ही मोटो है और एक ये, मुझे नहीं लगता है, मेरी विचारधारा नहीं मिलती है वहां पे। विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट अभी तो पहले संगठनात्मक तौर पे जाएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव हिंद सेना पार्टी लड़ेगी, 100% लड़ेगी। अभी जब मैं पूरे बिहार घूमूंगा तो देखो, हाफ हार्टेडली मेरा कुछ नहीं रहता है। जो होता है ठेठ होता है, आर पार होता है। लड़ेंगे तो 243 पे, अभी देखते हैं कौन सा सीट पर सर आप लड़ेंगे। हाँ, अभी देखिए, आप पूछे कौन सा सीट पे आप लड़ेंगे, यही सवाल है कि जो आपको हम राज्यसभा देंगे, आपको मंत्री बनेंगे, आपको हम सीएम का फेस बनाएंगे, बातें तो यही थी। तो आपका सवाल भी वही है, मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है। जो यहाँ पे हर कंस्टिट्यूशन में चुनाव लड़ेगा वो शिवदीप वामनराव लांडे ही चुनाव लड़ेगा, वो मेरा प्रतिनिधि होगा, मेरे आइडियोलॉजी के साथ होगा। तो आप ये मत मानिए कि यहाँ का ये कैंडिडेट है, वह पटना का कोई है तो बांकीपुर का कोई कैंडिडेट, बांकीपुर में नाम अलग हो सकता है, लेकिन उसके पीछे की जो प्रतिमा है, उसके पीछे जो है वो शिवदीप लांडे ही होगा। तो बिहार में 243 जगह पे शिवदीप वामनराव लांडे ही चुनाव लड़ेगा। सर, आईपीएस के तौर पे आपने जो जीवन दिया, क्या अधूरा छूट गया जो आप पार्टी के तौर पर पूरा करना चाहेंगे? नहीं, अधूरा नहीं, लिमिटेशंस थे।
मैं जब आईपीएस के सेवा में था तो ऑल इंडिया कंडक्ट रूल से बंधा था, और ऑल इंडिया कंडक्ट रूल के अकॉर्डिंग मैंने डिसिप्लिन, अनुशासन अपना माना, उसके अकॉर्डिंग मैंने काम किया। उस वक्त भी बहुत सारे समस्याएं लेके आते थे, लेकिन जो पुलिसिंग से रिलेटेड समस्याएं थी उसको मैं हल कर पाता था, उसमें न्याय दे पाता था। जैसा अभी मैंने ओपनिंग रिमार्क में बनाया, पानी की समस्या है, उसमें पुलिसिंग क्या करे। अब एग्जाम्पल के तौर पर बता दो, अररिया में उस वक्त इंदिरा आवास का स्कैम हुआ था, तो हाँ मैंने उस एरिया को मेरे अंदर लाया, कम से कम 70+ एफआईआर करवाए उसमें, और 2.25 से ज़्यादा अरेस्टिंग करवाई। तो जब पुलिसिंग में था मुझे पता था कि वो वहाँ पे आवास योजना में कुछ गड़बड़ियाँ है, तो वो वहाँ पे कंप्लेनेंट आए थे और मैंने किया था। लेकिन हर जिला में तो ये नहीं कर सकता हूँ ना, जब तक कि आम लोगों से कंप्लेंट नहीं आएगा। तो वहाँ पे दायरा एक सीमित था। अभी मुझे लगता है कि मैंने पहले बताया कि कर्ज उतारने का मेरा एक मुहिम है, एक कदम है, तो बस उसी के लिए निकल पड़ा हूँ। सबसे पहले तो आपको शिक्षा विभाग की ओवरऑल सिचुएशन देखनी चाहिए। आपको पता है कम से कम 60 लाख यहाँ पे डिग्री लेके बैठे हुए लड़के हाथ में। 60 लाख डिग्री धारियों को कहाँ रोजगार देंगे आप? कोई पॉलिसी आपके पास? 8-8 महीना आपका सेशन, मैं हॉस्टल में भी गया हूँ, मैं एक्चुअली डिस्प्ले कम से कम 100 मुद्दे ऐसे बता सकता हूँ जो मैंने देखे और महसूस किए। तो 8-8 महीने का सेमेस्टर डिले चल रहा है। यहाँ के जो ग्रेजुएशन का जो है डिग्री है, उसका वजूद आगे वाले जहाँ पे आप जॉब के लिए जाते हो वहाँ पे क्या है? तो उस तरह से ओवरऑल देखना पड़ेगा। हाँ, पेपर लीक एक समस्या है, और आप एक जान लीजिए, जब मैं पुलिसिंग में था तो सबको पता है कि 360 डिग्री से उस पर कार्रवाई होती थी, पूरा चक्कर में कोई उसमें ऑब्स्टेकल नहीं रहता था। तो है, पार्टी को लाइए, फिर देखिए कौन सा पेपर लीक होता है। आप मैदान में भी नहीं गए हैं, सामाजिक क्षेत्र से स्टार्ट करते उस मैदान में गए। यहाँ जो पॉलिटिक्स है, यहाँ बढ़िया चेहरा जो बैठे हुए सब भ्रष्टाचार के घोतक है, पूरा भ्रष्टाचार के बैठे हैं, वहाँ बांटेंगे। और आप जब उम्मीदवार ईमानदार और समाज सेवा वाला दीजिएगा, तो दोनों में वहाँ पहला प्रतिद्वंद उसको लड़ना पड़ता है, एक जाति और दूसरा पैसा। तो उसमें आपका उम्मीदवार भी टिक पाए। नहीं, आप पैसे की बात की है भाई, देखिए यही तो होते आ रहा है। ऐसा लगता है कि आप पैसे से, कैंपेन से खरीद सकते हो, आप लोगों का ये जो है व्यू चेंज कर सकते हो। मैं तो ये नहीं मानता हूँ। आदमी आज भी, हर आदमी के अंदर अच्छाई है, मुझे उस अच्छाई को अपील करना है, वो खड़ी रहेगी। पैसे की ताकत क्या होती है? बड़े बड़े शहंशाह नहीं टिक पाए लोगों की ताकत के आगे। लोगों ने अगर ठान लिया क्या पैसा और क्या। नहीं सर, देखा गया है ऐसा 2-3 आईपीएस के नाम बता सकते हैं जो नामी यहाँ गिरामी चेहरा थे, लेकिन वही पैसा के चलते भाग गए। उसके वहाँ सामाजिक नहीं चाहिए, वहाँ आदमी को पैसा चाहिए, जैसी जाइएगा। नहीं, मैं एक्चुअली किसी आईपीएस के बारे में कमेंट तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अपने सर्विस में खूब मलाई खा ली, पावर एंजॉय कर लिए, और बाद में ये उद्देश्य है। तो शिवदीप लांडे तो वैसे नहीं है, निस्वार्थ भावना से है। नहीं, ये मैं जब यहाँ आया था तो एक है कि आप मराठी है, तो सबसे पहले तो मैं कभी अपने आप को यहाँ पे, जब भी यहाँ पहले दिन मैंने कदम रखा था, अपने आप को मैंने मराठी नहीं माना था, मैंने एक भारतीय पुलिस सेवा का पदाधिकारी माना था। तो जब भी मैं निस्वार्थों की सेवा देते गया, यहाँ पे अनशन पे बैठते थे, धरना आंदोलन करते थे लड़के, वो तो कोई मेरे से स्वार्थ वाले नहीं थे, उन्होंने तो मुझे उनके बीच का करके एक्सेप्ट किया है। और आपका इंटेंशन सही है ना। महात्मा गांधी ने चंपारण से सत्याग्रह किया है शुरुआत, तो उनको तो कोई उनकी जात नहीं पूछी है कहाँ से आए हो। विनोबा भावे को भूदान आंदोलन में सबसे ज्यादा लैंड ऐसे दी गई है, लाखों एकड़ में, उनको तो किसी ने पूछा नहीं कि आपकी जात है, आप वहाँ से आए हो। तो मैं अभी बिहार में सेवा देने के लिए हूँ और बस बिहारियों के साथ। सर, बिहार के एक और चर्चित आईपीएस अफसर है विकास वैभव जी,
वो एक कैंपेन शुरू किए काफी दिनों से, लेट्स इंस्पायर बिहार, और ऐसे कयास लग रहे हैं, ऐसे संकेत भी है काले काले व्यक्तियों में वो राजनीतिक पार्टी की शुरुआत करेंगे। क्या आप उनके साथ कोई बातचीत हुई है, या फिर आप उनके कैंपेन को किस तरह देखते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा उनके कैंपेन के बारे में? नहीं, सबसे पहली बात है कि मैं फ्रैंकली स्पीकिंग जो भी बिहार में, मैंने पहले बताया, जो भी बिहार में बदलाव करना चाहता है, जो भी बिहार के भविष्य को बदलना चाहता है, उन सब का मैं स्वागत करूंगा। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। सर एक सवाल है, थोड़े प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।